अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं मिस्टर हुसैन हूँ, प्रीमियर माउंटेन कम्युनिटीज़ कंसल्टेंट्स यानी पीएमसीसी गिलगित बल्तिस्तान में मेल स्पेशलिस्ट। मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी और लर्निंग के हवाले से हमारे इस लर्निंग सेशन में खुशामदीद। हम जानते हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर में किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी और असरात को जांचना कितना ज़रूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फील्ड में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ इवैल्यूएशन डिज़ाइंस को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से आज के सेशन के स्ट्रक्चर पर नज़र डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे कोर कॉन्सेप्ट से, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को समझेंगे और आखिर में एक डिसीजन फ्रेमवर्क देखेंगे जो फील्ड में सही तरीका चुनने में हमारी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी कोर कॉन्सेप्ट्स। किसी भी बेहतरीन असेसमेंट की बुनियाद इस बात पर होती है कि हमें बिल्कुल क्लियर हो कि हम मेजर क्या कर रहे हैं। देखिए, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में फ़र्क समझना इंतहाई ज़रूरी है। मॉनिटरिंग तो प्रोजेक्ट के दौरान लगातार चलने वाली ट्रैकिंग है, लेकिन इवैल्यूएशन एक ख़ास वक्त पर की जाने वाली डीपली स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट है। इसमें हम 5 बुनियादी चीज़ें देखते हैं: रेलेवेंस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी। अगर ये जांच प्रोजेक्ट के दौरान बेहतरी के लिए हो तो उसे फॉर्मेटिव कहते हैं, और अगर एंड में फाइनल रिजल्ट्स के लिए हो तो समेटिव। लेकिन यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट का असल इम्पैक्ट नापने के लिए हमें एक काउंटर फैक्चुअल चाहिए होता है, यानी हमें ये सोचना होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू ही ना होता तो तब क्या हालात होते। इसके लिए हम आमतौर पर एक ऐसे कंपैरिजन ग्रुप को देखते हैं जो प्रोजेक्ट का हिस्सा ना हो। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पर। इस मेथडोलॉजी को डेवलपमेंट सेक्टर में सबसे सॉलिड यानी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। आइए देखते हैं क्यों। होता दरअसल ये है कि हम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल लोगों को बिल्कुल रैंडम तरीके से 2 ग्रुप्स में बांट देते हैं। एक होता है ट्रीटमेंट ग्रुप, जिन्हें प्रोजेक्ट की सहूलियत दी जाती है, और दूसरा कंट्रोल ग्रुप, जिन्हें ये सहूलियत नहीं मिलती। अब इस रैंडम असाइनमेंट का जादू ये है कि दोनों ग्रुप स्टेटिस्टिकली बिल्कुल एक जैसे बन जाते हैं। इस प्रोसेस से हर किस्म का प्री एग्जिस्टिंग सिलेक्शन बायस कंप्लीटली खत्म हो जाता है। लेकिन ठहरिए, जहां इसके फायदे हैं वहां प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी बहुत हैं। ये डिज़ाइन कॉज एंड इफेक्ट का सबसे ऑथेंटिक प्रूफ ज़रूर देता है, लेकिन फील्ड में इसे अप्लाई करना हमेशा आसान नहीं होता। एक कंट्रोल ग्रुप बनाने के लिए मोस्ट डिजर्विंग लोगों को सहूलियत से महरूम रखना अक्सर बहुत सी एथिकल और ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है। प्लस ये तरीका काफ़ी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हम एक क्लस्टर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कर रहे हैं। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऐसे 300 स्कूल्स आइडेंटिफाई किए जहां लड़कियों की हाजिरी कम थी। फिर रैंडम लॉटरी के ज़रिए हमने 150 स्कूल्स चुने और वहां नए सेपरेट वॉशरूम्स बनाए। बाकी 150 स्कूल्स को हमने परफेक्ट काउंटर फैक्चुअल यानी कंट्रोल ग्रुप के तौर पर रखा। प्रोजेक्ट के आखिर में जब हम इन दोनों ग्रुप्स का बेसलाइन और एंडलाइन डेटा कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अटेंडेंस में आने वाली तब्दीली सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट की वजह से आई। सेक्शन 3, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि जब रैंडम असाइनमेंट प्रैक्टिकली मुमकिन ही ना हो तो फिर हम क्या करें। वहीं काम आते हैं ये क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। ऐसी सिचुएशंस जहां कोई मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जैसा प्रोजेक्ट मखसूस अजला में पहले ही डिसाइड हो चुका हो, वहां हम डिफरेंस इन डिफरेंसेस यानी DID का टूल यूज़ करते हैं। इसमें हम ट्रीटमेंट ग्रुप और एक उससे मिलते जुलते नॉन इक्विवेलेंट कंपैरिजन ग्रुप दोनों का प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर हम इस विजुअलाइजेशन को देखें तो लॉजिक बिल्कुल आसान है। वक्त गुजरने के साथ साथ कंपैरिजन ग्रुप में जो थोड़ी बहुत नेचुरल तब्दीली आती है, हम उसे ट्रीटमेंट ग्रुप में आने वाली टोटल तब्दीली में से माइनस कर देते हैं। जो बचता है वो असल में बिल्कुल प्योर प्रोजेक्ट इम्पैक्ट होता है। और अगर हमारे पास प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले का बेसलाइन डेटा मौजूद ही ना हो तो क्या होगा। यहाँ प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग हमारी मदद करता है। हम एजुकेशन या इनकम स्टेटस जैसी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर एक आर्टिफिशियल कंपैरिजन ग्रुप बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोजेक्ट में हम कम्युनिटी के उन लोगों को ढूंढ निकालते हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट से हर लिहाज से मैच करते हों, ताकि एक फेयर कंपैरिजन हो सके। कुछ प्रोजेक्ट्स में एलिजिबिलिटी का एक बहुत स्ट्रिक्ट कट ऑफ या थ्रेशोल्ड होता है, जैसे एक फूड सब्सिडी प्रोग्राम जो सिर्फ उन फैमिलीज को मिल रहा है जिनका पॉवर्टी स्कोर 40 से कम है। ऐसी सिचुएशंस में रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी का मैथमेटिकल टूल
परफेक्टली काम करता है। हम इस कट ऑफ लाइन के बिल्कुल करीब वाले केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी एक घराना जिसका स्कोर 39 था और उसे सब्सिडी मिली, और दूसरा जिसका स्कोर 41 था और उसे सब्सिडी नहीं मिली। हकीकत में ये दोनों फैमिली सोशियो इकोनॉमिकली बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स के हालात में जो भी फ़र्क बाद में आता है वो प्योरली उस इंटरवेंशन का नतीजा होता है। एक और बहुत कॉमन चैलेंज तब आता है जब किसी प्रोग्राम में शामिल होना टोटली वॉलंटरी हो, जैसे कोई ओपन एनरोलमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ नेचुरली एक सिलेक्शन बायस आ जाता है क्योंकि एनरोल होने वाले लोग पहले से ही हाईली मोटिवेटेड होते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल यूज़ करते हैं। हम रैंडम तरीके से एक इलाके में प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, जिससे एनरोलमेंट आर्टिफिशियली बूस्ट हो जाती है। फिर इस एक्स्ट्रा एनरोलमेंट की मदद से हम असल इम्पैक्ट निकाल लेते हैं। चौथे सेक्शन पर आते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब हम उन सिनेरियोज को देखेंगे जहां किसी भी किस्म का कंपैरिजन ग्रुप बनाना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल हो जाता है। जब हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई लोग बचे ही ना हो, तो फिर लॉन्जिट्यूडनल डेटा को एनालाइज करने के लिए एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का सहारा लेना पड़ता है। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल एक ऐसी ही टेक्निकल अप्रोच है जो उन फैक्टर्स को होल्ड या फिल्टर आउट कर देता है जो टाइम के साथ तब्दील नहीं होते। इस तरह हम प्रोजेक्ट के नेट इफेक्ट को बाकी तमाम वेरिएबल से अलग करके मेजर कर लेते हैं। इसी तरह कोहॉर्ट डिज़ाइन भी काम करता है। जस्ट इमेजिन एक गांव में हाइजीन अवेयरनेस का यूनिवर्सल प्रोग्राम चल रहा है जिसका मकसद खुलेआम रफ़ाए हाजत का मुकम्मल खात्मा है। अब पूरा गांव ही इसमें शामिल है। ऐसे में सबसे हकीकत पसंदाना तरीका यह है कि हम उसी एक कोहॉर्ट यानी उन्हीं मखसूस घरानों का बेसलाइन और एंड लाइन सर्वे करें ताकि एग्जैक्ट तब्दीली को नोट किया जा सके। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन की तरफ, द डिसीजन फ्रेमवर्क। इतने सारे मेथोडोलॉजीज डिज़ाइंस डिस्कस करने के बाद फील्ड में करेक्टली चूज कैसे किया जाए? ये कंपैरिजन मैट्रिक्स हम प्रोफेशनल्स के लिए एक अल्टीमेट रेफरेंस गाइड है। देखिए, कोई एक साइज सबको फिट नहीं होता। एक वेल सूटेड डिज़ाइन का इंतखाब कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है, रिसोर्सेज और टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, और प्री इंटरवेंशन डेटा किस क्वालिटी का अवेलेबल है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस बेशक गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस फील्ड में ज़्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकली फीजिबल साबित होते हैं। एक बात जो हमेशा जहन नशीन करनी ज़रूरी है वो ये कि कोई भी एडवांस स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क पुअर डेटा कलेक्शन को कभी फिक्स नहीं कर सकता। असल वैलिडिटी तब आती है जब आप क्लियर इवैल्यूएशन क्वेश्चंस बनाएं, स्मार्ट इंडिकेटर्स चुनें और एथिक्स का ख्याल रखें। अनऑब्जर्व डिफरेंसेस आपके रिजल्ट्स की क्रेडिबिलिटी को फुली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस लर्निंग सेशन को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एक्सप्लेनर मुफीद लगा हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पर मज़ीद प्रोफेशनल लर्निंग सेशंस आप तक पहुंच सकें। खुदा हाफिज़।